Good morning, students. Here is your next lesson from First Flight book, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. So we'll start with the introduction first. Anne Frank, 12 June 1929 means Anne का जन्म 12 June 1929 में हुआ था, and she died in the year 1945. She was a German-born Jewish girl, which means Anne का जन्म जर्मनी में हुआ था और वो Jewish religion को belong करती थी. Okay, Anne used to live in Germany, but during the Second World War जब जर्मनी पर नाजीज़ का कब्ज़ा हो गया, then Anne with her family and 4 friends they moved to Netherlands. वो नीदरलैंड्स छुपने के लिए चले गए, but very soon नीदरलैंड्स तक भी जो नाजीज़ थे वो पहुंच गए, and तब एन और उसकी फैमिली और उसके जो 4 दोस्त थे वो फंस गए और उन्होंने एम्स्टरडैम में ही 2 साल छुपकर बिताए अपने आप को बचाने के लिए. एज़ परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूविश पॉपुलेशन, जब जूविश रिलीजन के लोगों को मारा जा रहा था तो एन, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स दे वेंट इनटू हाइडिंग. राइट, जुलाई 1942 में एन उसकी फैमिली के साथ उसके फादर ओटो फ्रैंक्स की ऑफिस बिल्डिंग में छिप गए. उसके फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें कुछ सीक्रेट रूम्स थे, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए खुद को छिपा लिया. आफ्टर 2 years in hiding, which means 2 साल तक एन फ्रैंक और उसकी फैमिली ओटो फ्रैंक के ऑफिस में छिपे रहे, एंड 2 साल के बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर फर्स्ट तो मार्गरेट फ्रैंक यानी एन फ्रैंक की सिस्टर की डेथ हुई, एंड उसके कुछ दिनों बाद ही एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई ड्यू टू टाइफस. Her father Otto was the only survivor of the group, means एन फ्रैंक के जो फादर थे वो केवल एक मेंबर थे उनकी फैमिली से जो ज़िंदा बच पाए थे. और जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ओटो फ्रैंक एम्स्टरडैम पहुँचे, और एम्स्टरडैम पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ पर एन के द्वारा जो लिखी हुई डायरी थी वो मिली. ओटो फ्रैंक ने जब एन की लिखी हुई डायरी पढ़ी, ही वॉज सो मच कन्विंस्ड दैट कि इस डायरी में जो लिखी हुई बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू पब्लिश इट अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. नाउ ये जो डायरी थी ये एन को उसके 13th बर्थडे पर मिली थी, एंड इस डायरी में एन ने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस, जो भी उन्होंने फ़ील किया, उन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इस डायरी में लिखा. It was eventually translated from its original Dutch into many languages, which means that originally इस book को Dutch language में लिखा गया था, and then it was translated into many languages. और बहुत जल्द ही ये book The Diary of a Young Girl बहुत popular हो गई और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में इसका नाम जुड़ गया. There also have been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary. तो एन फ्रैंक ने जो ये एंट्रीज़ की अपनी डायरी में, इसके ऊपर कई फिल्म्स बने हैं, बहुत सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शन और एक ओपेरा भी बनाया गया है. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary produces an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Now, Anne ने she was only 13 years old, लेकिन जिस तरह से अपने emotions और अपनी feelings जब वो नाजी के कब्ज़े में थे, छुपे हुए थे, जिस तरह से एन ने अपने emotions को डायरी अपनी एंट्रीज़ में एक्सप्रेस किया है, उसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी 13 साल की बच्ची का के एक्सपीरियंस है या एक 13 साल की बच्ची के थॉट्स हैं, बिकॉज इट शोज़, इट डिपिक्ट्स ऑलराइट अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. ऐसा लग रहा था जैसे ये जो बातें हैं वो, ये जो इमोशंस है वो किसी बहुत गहराई से और बहुत ही समझदार सुलझे हुए इंसान के द्वारा लिखी हुए बातें हों. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust.
victim. Holocaust victims, Holocaust you can say a massive destruction, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रलय, and victims का मतलब है शिकार. सो ऐसे ही मैसिव डिस्ट्रक्शन के प्रलय के शिकार होते हैं. और इन्हीं विक्टिम्स में जो मोस्ट पॉपुलर जो फेमस नाम है वो नाम है एन फ्रैंका. शी वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ सच मैसिव डिस्ट्रक्शन. ऐसे ही प्रलय का वो भी शिकार थी विच वाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इसी दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की. और उस डायरी का एक छोटा सा पार्ट आपके इस चैप्टर 4 में इट हैज़ बीन इंक्लूडेड. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ what she had actually written in her diary. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Anne is saying कि मेरे लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब और अलग सा एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Now Anne was saying that कि डायरी लिखना मेरे लिए एक अजीब एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कुछ इस तरह का डायरीज़ लिखना शुरू किया था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि जब मैं ये डायरी लिख लूँगी उसके बाद ना केवल मैं बल्कि कोई और भी इस डायरी को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी ये जानने की कोई उत्सुकता नहीं होगी, किसी को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, उसके क्या थॉट्स होंगे, क्या विचार होंगे. म्यूजिंग्स मीन थॉट्स. Oh well, it doesn't matter. But then she says कि खैर कोई बात नहीं, अगर किसी और को इंटरेस्ट ना भी हो पढ़ने में फिर भी मैं लिखूँगी, मैं लिखना चाहती हूँ. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड. और जो लिखने की चाह है उससे भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने अंदर जो बातें हैं, जो एक बोझ है मेरे अंदर जो मैं किसी से बांटना चाहती हूँ, वो मुझे कम करना है, वो मुझे किसी से शेयर करना है. एंड दैट इज़ वाई शी डिसाइड्स टू राइट द डायरी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. नाउ एंड रियलाइज्ड, उसे ये रियलाइज़ हुआ, शी अंडरस्टूड दैट अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन किसी पर्सन के साथ, किसी इंसान के साथ शेयर करती तो हो सकता है कि उस इंसान के अंदर उतना पेशेंस ना हो, उतना टाइम ना हो उसके पास कि वो उसके सारी बातों को सुन सके और उसे समझ सके. राइट. बट ऑन द अदर हैंड वो एक पेपर पे, यानी जो डायरी है वो उस पेपर पे कितनी भी बार वो चाहे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है, अपने फीलिंग्स को लिख सकती है. एंड दैट इज़ वाई शी सेज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई अपनी फीलिंग्स या इमोशंस पेपर पर शेयर करते हैं लिख कर, तो यू कैन बी कॉन्फिडेंट, आप इतना भरोसा रख सकते हैं दैट दिस इमोशंस ऑफ योर्स, दीज फीलिंग्स ऑफ योर्स विल नेवर बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ऑन द अदर हैंड, अब जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस किसी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, यू कैन नेवर बी 100% कॉन्फिडेंट कि वो इंसान आपकी उस फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा. सो दैट इज़ वाई एन सेज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Now Anne is saying मैं इस सोच को या इस बात को तब समझ पाई जब मैं बहुत घर पर बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या मुझे अंदर ही बैठे रहना चाहिए. सो शी हैड दिस फीलिंग व्हेन शी वाज अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी. एंड शायद उसके पास शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो दुखी थी. एंड दैट इज़ वाई at that time she thought of starting to write. I finally stayed where I was, brooding.
Now Anne is saying she was brooding. Brooding means एक ऐसा कोई thought, एक ऐसी कोई बात जिसे सोच सोच कर आप परेशान होते हैं या आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है, आप बहुत चिंतित हो जाते हैं. So Anne is saying she was brooding. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी किसी बात को लेकर. हो सकता है वो बात कोई ऐसी बात हो जो किसी से शेयर करना चाह रही हो जिसकी वजह से वो परेशान हो. Yes, paper does have more patience. Now, Anne जब इसी सोच विचार में डूबी हुई थी, finally she realizes, she understands that कि किसी इंसान के साथ अपने emotions या feelings शेयर करने से better है she writes her, she expresses her feelings and thoughts on a piece of paper because paper has more patience than people. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, now Anne is saying that I am not planning means इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो जो भी इस डायरी में लिखेगी वो किसी के साथ शेयर करेगी जब तक उसकी कोई एक रियल फ्रेंड या उसकी कोई एक ट्रू फ्रेंड उसे ना मिल जाए. Alright, so that is why she is saying कि तब तक I don't mind if I start writing a diary. अगर मैं अपनी सारी emotions, अपने feelings इस डायरी में शेयर करूँ, then I don't mind. I am okay with it. Okay, this is what she mean. Stiff backed notebook. Now notebook, you know, notebook के दोनों तरफ जो hard cover होते हैं, जो गत्ते होते हैं, that is stiff back. And here when you start sharing your feelings and emotions in such notebook, type of notebook, then they are referred to as, they are grandly referred to as diary. Grandly का मतलब है in a very proud manner. आप उसे बहुत proudly क्या बुलाते? This is my diary, my personal experiences, my feelings, everything is being shared in this diary. So that is why she said grandly referred to as a diary, जो कि एक notebook ही है. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. Now Anne is saying, अब जब मैंने डायरी लिखने का सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आ रही है या वो पहली बात जिसकी वजह से मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ वो ये है दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड. आई डोंट हैव अ फ्रेंड इन द सेंस अ ट्रू फ्रेंड, अ रियल फ्रेंड जिसके साथ मैं अपने जो सारी बातें हैं, जो अपने मन का जो बोझ है वो कम कर सकूँ, हल्का कर सकूँ. सो फर्स्ट थिंग वाई आई एम राइटिंग अ डायरी इज़ आई डोंट हैव अ फ्रेंड. Then she says, let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. After Anne said कि मैं डायरी लिखना इसलिए शुरू कर रही हूँ, उसकी एक वजह ये भी है that I don't have a true friend. Then she says कि इस बात को मैं और क्लियर कर देती हूँ क्योंकि कोई भी ये इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची का कोई दोस्त नहीं हो या वो बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल अकेली है. एंड आई एम नॉट. एंड शी इज़ सेइंग और मैं भी अकेली नहीं हूँ. आई डोंट डिनाई विद द फैक्ट दैट मेरे भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स है. शी इज़ सेइंग मैं अकेली नहीं हूँ. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. So all these people are around her. She has loving parents. उसकी 16 साल की एक बहन भी है और उसके आसपास कम से कम 30 लोग हैं जिसे वो अपने दोस्त कह सकती है, अपना फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स बुला सकती है. I have a family, loving aunts and a good home. She is saying that जो मेरी फैमिली है उसमें मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है. तो जो मेरा जो घर परिवार है वो सब कुछ अच्छा है. I have everything you can say. उसके बाद आप ये लाइन देखिए, No, on the surface I seem to have everything. अगर ऊपर से बाहर से आप देखेंगे तो यू विल फील दैट मेरे पास सब कुछ है. लविंग फैमिली, caring parents, a good sister, I have everything. But only one true friend is that I am not having. She is saying वो एक चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो है एक सच्चा दोस्त. Okay? All I think about when I'm with friends is having a good time. Anne is saying, Anne ये कह रही है कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ we are only enjoying. हम बस
खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. Alright, we are only having good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. She is saying that हम बातें तो करते हैं लेकिन वो बहुत आम बातें होती है, रोज़मर्रा की बातें होती है. We are not sharing each other's feelings or emotions. We don't seem to be able to get any closer. और यही एक रीज़न है कि शायद हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, या मुझे ऐसा कोई दोस्त नहीं मिल पाया जिससे मैं अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, अंदर की बातें हैं, अपना दुख है वो शेयर कर सकूं. सो दैट इज़ वाई शी इज़ सेइंग दैट आई डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड. And that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Now she's saying that we are friends but we are not sharing each other's problems, we are not sharing each other emotions. और यही जो है वो मेन प्रॉब्लम, यही जो है वो मेन बात है. एंड शी इज़ सेइंग मे बी इट इज़ माई फॉल्ट. एंड इज़ सेइंग हो सकता है शायद इसमें गलती मेरी हो, मैं ही अपने दोस्तों पर इतना भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उनसे अपने मन की बात शेयर कर सकूँ. ना इट ऑल्सो टेल्स अस दैट एन वॉज एन इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट आप एक टर्म है, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं. सो एन ऑल्सो सीम्स टू बी लाइक this, right, an introvert person, because she says maybe it's my fault कि मैं उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही हूँ. In any case, that's just how things are, which it means चाहे वो जो भी रीज़न हो, जो भी कारण हो, चाहे वो मेरी प्रॉब्लम हो कि मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, या कोई भी रीज़न हो, बट थिंग्स आर जस्ट लाइक दिस. चीज़ें ऐसी ही हैं और वो बिल्कुल भी नहीं बदल रही हैं, और जो मेरे मन का जो बोझ है वो हल्का नहीं हो पा रहा है. एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैं ये डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. एनहेंस का मतलब होता है टू मेक इट बेटर, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रोवाइज. ओके, सो एन इज सेइंग यही एक जो लॉन्ग अवेटेड, ये दोस्त जिसका मुझे कई टाइम से, लंबे समय से इंतज़ार था, जो कि एक डायरी है, उसे अपनी इमेजिनेशन में और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आई एम गोइंग टू नेम दिस डायरी एज अ रियल फ्रेंड. और जैसे कि वो मेरी कोई सच्ची दोस्त है. सो आई विल नेम दिस डायरी Kitty, and I will call it Kitty only and not diary. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. Anne is saying जैसे कि हर कोई जो डायरी लिखते हैं वो अपनी जो बातें हैं, पिछली बातें या अपने बारे में जो भी हो, वो एक इस डायरी में नोट करते जाते हैं. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट दैट वे, बिकॉज ये मेरे लिए एक डायरी नहीं है, ये मेरी एक ट्रू फ्रेंड है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Plunge का means to jump right in. Here Anne is saying अगर मैं आज से ही डायरी लिखना शुरू करूँ, आज की डेट से, और कल को अगर कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तो शायद उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. एंड दैट इज़ वाई आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच. और इसीलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस किटी में लिखूं, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड डिसलाइक डूइंग दिस थिंग. सो हियर एंड स्टार्ट्स हर introduction. My father, the most adorable father I've ever seen. Anne is saying her father is a very loving person. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. So जब Anne के parents की शादी हुई, his father was 36 years old and her mother was 25 years old. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. Now Margot जो उसकी elder sister है, उनका जन्म 1926 में जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट में हुआ था. एंड एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. मीन्स एन जो है वो अपनी एल्डर सिस्टर से 3 साल छोटी हैं.
I lived in Frankfurt until I was 4, यानी 4 साल की उम्र तक, and Frankfurt यानी जर्मनी में ही थी. My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated means किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल होने के लिए चले जाना. So her father shifted to Holland from Germany in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. और सितंबर के in the same year सितंबर के मंथ में एन की जो मदर है वो भी हॉलैंड चली गई. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Now Aachen is a city in Germany. So Margaret and Anne को अपनी दादी के पास आचन में रहने के लिए भेज दिया गया. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. उसके बाद दिसंबर के मंथ में मार्गरेट को भी हॉलैंड बुला लिया गया. एंड आफ्टर दैट आई फॉलोड इन फेबररी. और फेबररी के मंथ में एन को भी एक बर्थडे सरप्राइज़ के तौर पर हॉलैंड भेजा गया या हॉलैंड लाया गया. राइट, इट वाज अ सरप्राइज बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर मार्गरेट. I started right away at the Montessori Nursery School. Anne is saying उसी साल मेरा एडमिशन Montessori Nursery School में करवा दिया गया और 6 साल की उम्र तक I was there only. And at the age of 6 यानी 6 साल की उम्र में I started in the first form. First form का मतलब है first class यानी class 1. She is saying in the sixth form class 6 में Anne की जो टीचर थी उनका नाम था Mrs. Cupiris, and she was the headmistress of the school also. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Means Anne is saying Mrs. Cupiris and Anne जब साल ख़त्म हुआ 6th क्लास या सेशन ख़त्म हुआ तो मिसेस क्यूपिरस और एन दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे, दोनों रो रहे थे. विच टेल्स अस दैट दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा कनेक्शन था. दे बोथ वर रियली connected to each other. They bonded well. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. 1941 में in the year 1941 की गर्मियों में एन की जो दादी थी वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन होना था. एंड सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. और इस साल एन का जो बर्थडे था वो ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया. Then grandma died in January 1942. यानी next year एन की जो दादी थी वो she died in January and no one knows how often I think of her and still love her. Anne is saying कि कोई ये नहीं जानता, कोई ये नहीं समझता कि मैं कितना अपनी दादी को याद करती हूँ या मैं how much I loved my grandmother. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. Now इस साल जब एन का बर्थडे आया तो बर्थडे सेलिब्रेशन में there was one special grandma's candle lit along with the rest. सारे कैंडल्स के साथ एक स्पेशल ग्रैंडमा की तरफ से भी कैंडल जलाया गया. The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Now the 4 of us means जो Anne की family है, her father, mother, her sister Margaret and Anne. So she is saying कि हम जो 4 बच्चे हैं, we 4 of us, we are doing well. एंड इसके साथ ही मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है एंड आई कम टू द प्रेजेंट डेट. यानी आज की जो डेट है वो 20th June 1942. ओके, एंड द solemn dedication of my diary. Solemn means sacred या pure. Alright. So she begins with her diary on Saturday 20 June 1942. She begins, "Dearest Kitty, our entire class is squeaking in its boots." So here Anne is writing about her class, her school life, a day in her school. So she is saying today our entire class is squeaking in its boot. Means shaking with fear and nervousness. Means class में जो बच्चे हैं उनके अंदर आज बहुत ज़्यादा डर और घबराहट है और वो डर के मारे शेक कर रहे हैं, काँप रहे हैं.
The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So जो ये डर और घबराहट की जो वजह है, जो रीज़न है, वो ये है कि बहुत जल्द उनका रिज़ल्ट आने वाला है, मीटिंग होने वाली है, एंड देन दे विल बी टोल्ड कि कितने बच्चे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, हु आर पास्ड एंड हाउ मेनी हैव failed. So that is why the students are in fear and nervousness. Half the class is making bets. Half the class is making bets का मतलब है शर्त लगाना. तो ज़्यादातर जो बच्चों के बीच बातें हो रही है वो यही हो रही हैं कि वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि how many would have passed and how many must have failed. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Now GN Anne की friend का नाम है. So Anne is saying मैं और GN हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों को देखकर बहुत ज़्यादा हमें उन पर हंसी आ रही है. Why they are laughing? Because CN and Jacques, यानी जो दो लड़के हैं जिनका नाम है, एक का नाम CN and the other one is Jacques, who have staked their entire holiday savings. Staked means पुट ऑन रिस्क, दाव पर लगाना. सो एन इज सेइंग उन दोनों लड़कों ने अपनी हॉलीडेज़ में जितनी भी अर्निंग्स की थी या सेविंग की थी, जितनी भी पॉकेट मनी उन्होंने बचाई थी, वो सारे पैसे उन्होंने दाव पे लगा दिए, शर्त लगा दी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा. सो उनका ये हाल देखकर एन और उसकी फ्रेंड जीएन उन्हें बहुत हंसी आ रही थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट it's you're going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not. मतलब जो दो लड़के थे पूरे दिन वो क्लास में यही बात करते रहे. एक कहता है कि तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता है नहीं मैं नहीं होऊंगा. फिर अगेन द अदर वन सेज तुम पास हो जाओगे, देन ही सेज नो आई एम नॉट. सो होल डे उनका जो डिस्कशन था वो इसी बात पर था. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. Anne is saying अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूँगी कि क्लास में 1/4 जो पॉपुलेशन है क्लास की उन्हें प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें फेल कर देना चाहिए. बिकॉज दे आर डमीज़, दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़, दे आर वेरी वीक. But then she says, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. Then she says कि मेरे अंदाज़ा लगाने से कुछ नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. Because you never know कि एक टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है. Because they are the most unpredictable. अगर आप ये अज्यूम करेंगे कि इस बच्चे को प्रमोट नहीं होना चाहिए, हो सकता है टीचर का नज़रिया अलग हो और वो बच्चा प्रमोट हो जाए. So that is why she says that teachers are the most unpredictable creatures on earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. Now Anne is saying मुझे अपने दोस्तों की और मेरी कोई चिंता नहीं है एक्चुअली, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छा गया था और हमारे रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे. The only subject I am not sure about is maths, but there is one doubt. एक सब्जेक्ट में मुझे कन्फ्यूजन है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, आई विल पास और नॉट, एंड दैट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स. सो दैट मीन्स एन के लिए जो मैथ्स है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. Anyway, all we can do is wait. Now Anne is saying खैर हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. We can only wait for the results. Until then, we keep telling each other not to lose heart. And जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता हम एक दूसरे को उम्मीद बंधा रहे थे, हम एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा. We were hopeful all the time. I get along pretty well with all my teachers. This line means that Anne अपने सारे सब्जेक्ट टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी. एक फ्रेंडली बॉन्ड अपने सारे सब्जेक्ट टीचर्स के साथ वो शेयर करती थी. Then she says there are 9 of them, means 9 teachers are there who are teaching the class. 7 of them are men and 2 are women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was a
annoyed with me for ages because I talked so much. Now Anne is saying जो हमारे मैथ्स के टीचर थे जिनका नाम मिस्टर कीजिंग था, he was an old foggy means an old fashioned person. So Anne is saying कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, irritated थे, परेशान थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. Now बहुत वार्निंग देने के बाद, जब बार बार कहने के बाद भी एन ने मिस्टर कीजिंग की वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तब मिस्टर कीजिंग ने एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. एंड द होमवर्क वॉज टू राइट एन ऐसे. एन को एक ऐसे लिखना था और उस ऐसे का टॉपिक था अ चैटरबॉक्स. नाउ व्हाट इज़ अ चैटरबॉक्स? अ चैटरबॉक्स टर्म यूज़ किया जाता है उस इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा बात करता है, अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. अ चैटरबॉक्स. What can you write about that? I would think about it later. I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Now Anne is saying कि a chatterbox. अब chatterbox के ऊपर क्या लिखा जा सकता है वो मैं बाद में सोचूंगी, बाद में डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या लिखना है. तो फटाफट उन्होंने अपनी एक नोटबुक निकाली, उसमें एक टाइटल लिख दिया अ चैटरबॉक्स और उसे बंद करके अपने बैग में डाल दिया. वो नोट उन्होंने अपनी कॉपी में इसलिए डाला ताकि उन्हें घर जाकर याद रहे कि उन्हें एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी मिला है. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. Now उस शाम जब मैं घर पहुंची, मैंने अपने बाकी के होमवर्क्स किए एंड उसके बाद मेरी नज़र उस ऐसे पर पड़ी, उस नोट पर पड़ी जो मैंने स्कूल में डाला था अबाउट अ चैटर बॉक्स. और तब मुझे ध्यान आया कि मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिला है, मुझे एक ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स के ऊपर. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Now Anne is saying अपने पेन का टिप चबाते हुए मैं सोचने लगी कि मैं चैटर बॉक्स पर क्या लिख सकती हूँ. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick. Okay, Anne is saying that अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकती हूँ aimlessly, without any purpose, और वर्ड्स के बीच में बहुत सारा गैप छोड़ के मैं इसे 3-4 पेजेस का लंबा सा ऐसे बना सकती हूँ. देन शी सेज बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन एन का प्लान क्या था? एन इज सेइंग कि मेरा प्लान ये है कि मैं उस ऐसे में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे बहस के पॉइंट्स रखूं जिससे मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाए कि द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना क्यों ज़रूरी है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. तो बहुत देर तक सोचने के बाद एन को अचानक एक आइडिया आता है. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. Now Anne is saying जब एन को आइडिया आया उसके बाद उन्होंने 3 पेजेस उस ऐसे के लिखे चैटर बॉक्स के ऊपर, और वो ऐसे, वो असाइनमेंट जाकर उन्होंने मिस्टर कीजिंग को सबमिट कर दिया. एंड वॉज सेटिस्फाइड. जो भी उन्होंने उस असाइनमेंट में लिखा था, चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखा था, उन पॉइंट्स को लेकर एन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी. ना एन ने क्या लिखा था अपने ऐसे में? आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि बात करना एक स्टूडेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फ़ीचर है, एक क्वालिटी है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जो आदत है, जो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मैं उसे, मुझसे जितना अच्छी तरह हो पाएगा मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. ये था उनका फर्स्ट पॉइंट. देन शी एड्स but I would never be able to cure myself of the habit. She is saying that मैं जितना हो सके अपने इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट मैं इस आदत को कभी भी बदल नहीं पाऊँगी या छुड़ा नहीं पाऊँगी, क्योंकि I have inherited this from my mother. Inherited means inherited traits are those qualities, those values, those features that जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं. So she is saying मुझे ये क्योंकि जो मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे मेरी मदर से मिली है. क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बातूनी है जितना मैं हूँ, वो भी उतनी ही बातें करती है. So she is saying that I would try to control, but I will never be able to cure this habit. Okay.
Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. Now जब मिस्टर कीजिंग को वो ऐसे सबमिट किया, एन ने, मिस्टर कीजिंग ने वो ऐसे पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए, उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एन के थॉट्स जानकर, एन ने जो पॉइंट्स उसमें रखे थे वो पढ़कर. ही हैड अ गुड लाफ, राइट. ही वॉज रियली cheerful आफ्टर रीडिंग द होल essay. लेकिन जब कंटिन्यूसली उनके सेकेंड लेसन के दौरान भी एन को उन्होंने बातें करते हुए देखा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, तो उन्होंने दोबारा एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. और दिस टाइम जो एन को ऐसे लिखना था, उस ऐसे का टॉपिक मिस्टर कीजिंग ने क्या दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. तो वो चैटर बॉक्स अब क्या बन गया था, इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके. तो अब मिस्टर कीजिंग ने एन की उस हैबिट को क्या बना दिया था, उस हैबिट को एक ऐसी बुरी आदत बना दी थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उस आदत को बुरा बना दिया था. तो अब एन को एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स में ऐसे लिखना था. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handed it in का मतलब नेक्स्ट टाइम भी एन ने एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखा और मिस्टर कीजिंग को सबमिट कर दिया. Now एन इज सेइंग 2 लेसन्स तक, आगे की 2 लेसन्स तक मिस्टर कीजिंग ने मिस्टर कीजिंग को कोई कंप्लेन नहीं थी, एन से कोई शिकायत नहीं थी. उन्होंने एन को बातें करने से नहीं रोका, कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी नहीं दिया. लेकिन थर्ड लेसन तक पहुँचते पहुँचते मिस्टर कीजिंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे. और गुस्से में उन्होंने एन से क्या कहा, एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो उन्होंने एन को कहा कि बातें करने के लिए अब तुम्हें मैं आज दोबारा से एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहा हूँ, और असाइनमेंट में तुम्हें एक ऐसे लिखना है, और उस ऐसे का टाइटल क्या होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस Chatterbox. The entire class roared. I had to laugh too. Now जब थर्ड टाइम एन को मिस्टर कीजिंग ने एक और ऐसे लिखने को दिया एज पनिशमेंट, तो पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और एन को भी उनके साथ हंसना पड़ा ताकि उसे एम्बैरेसिंग फील ना हो. बट एन वॉज वरिड. I had nearly exhausted my ingenuity on the topic. अब now Anne was thinking कि जितना कुछ नया, जितना ओरिजिनल मैं अपना ऐसे बना सकती थी, जितना कन्विंसिंग बना सकती थी, वो सारे आइडियाज़ मैंने उन 2 ऐसे में ऑलमोस्ट मेरे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं. सारे आइडियाज़ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. ऑलराइट, नाउ व्हाट न्यू कैन आई राइट. It was time to come up with something else, something original. Now Anne had decided कि अब उसे कुछ अलग करना है, कुछ ओरिजिनल करना है, ताकि वो अपने इस हैबिट को, अपने इस टॉकेटिव हैबिट को वो जस्टिफाई कर सके. एंड शी हैड डिसाइडेड कि वो ये फुल एंड फाइनली अब ख़त्म करके रहेगी. एंड सो शी हैड थॉट कि अब वो कुछ नया करेगी और कुछ ओरिजिनल करेगी. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो एन की जो फ्रेंड थी सैने, उसने एन को ये ऑफ़र किया, ये कहा कि तुम अपने आइडियाज़ अपने ऐसे में लगाओ, एंड शुरू से लेकर एंड तक आई विल हेल्प यू. उस ऐसे को एक पोएम के फॉर्म में हम पूरे ऐसे को लिखें. राइट, और ये सुनते ही जो एन थी वो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, वो खुशी से उछलने लगी. राइट, शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि अब वो अपने ऐसे को एक पोएम के फॉर्म में सर को दिखाएगी, सबमिट करेगी. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. Now Anne is saying, एन के दिमाग में ये चल रहा था कि बार बार मिस्टर कीजिंग उन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट इसीलिए दे देते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव, और बार बार उनका एन का मजाक बनाया जाता था क्लास में. तो एन ये कह रही थी कि बार बार मेरा मजाक मिस्टर कीजिंग क्लास के सामने, पूरे क्लास के सामने बना देते हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर, इस बार मैं ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पूरी तरह मिस्टर कीजिंग को कन्विंस कर लूँगी कि मेरी ये जो आदत है ज़्यादा बात करने की, ये बुरी नहीं है, और मैं अपनी इस आदत को जस्टिफाई करके जो उन्होंने मेरा मजाक बनाया है, तो मैं ये मजाक उल्टा उन पर बना दूँगी.
I finished my poem and it was beautiful. Now Annie is saying मैंने अपनी poem finish की और जहाँ तक मुझे लगता है वो poem बहुत ज़्यादा beautiful थी, बहुत अच्छी poem मैंने लिखी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Now poem में Anne ने क्या discuss किया? Poem was about a mother duck, a father swan and 3 baby ducklings. Now poem में जो 3 baby ducklings थे वो बहुत ज़्यादा quack करते थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी. They were also very talkative, you can say. So what father swan did? Father swan had bitten them to death. Only the reason was that they quacked टू मच. जो फादर स्वान थे उन्होंने उन तीनों बेबी डकलिंग्स को काट काट कर मार दिया एंड द ओनली रीज़न वॉज दैट कि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे. तो दिस वॉज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम जो एन ने लिखी थी. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. नाउ जब मिस्टर कीजिंग ने पोएम पढ़ी तो जो एन समझाना चाह रही थी, जो कन्विंस मिस्टर कीजिंग को करना चाह रही थी कि उनकी जो बात करने की आदत है वो बुरी नहीं है, वो लकीली मिस्टर कीजिंग को समझ आया. उन्होंने उसे बहुत पॉजिटिव वे में लिया. मींस उन्हें थर्ड टाइम भी एन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो उसकी जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए. वो काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड ही टुक इट इन द राइट वे, इन अ पॉजिटिव वे. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उसके बाद मिस्टर कीजिंग ने वो पोएम पूरी क्लास को पढ़ के सुनाई, ना सिर्फ एन फ्रैंक की क्लास को बल्कि जो बाकी सारी जो क्लासेस थी वहाँ पर भी मिस्टर कीजिंग ने अपने कमेंट्स ऐड करते हुए वो पोएम सारे बच्चों को सुनाए. इसका मतलब मिस्टर कीजिंग अब वो जस्टिफाई करने में एन सक्सेसफुल थी. मिस्टर कीजिंग ये मान चुके थे कि बीइंग टॉकेटिव इज़ नॉट अ बैड हैबिट, जो एन उन्हें कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गई थी. And that is why Anne is saying कि since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. Anne is saying उस दिन के बाद से मुझे क्लास में बात करने से भी नहीं रोका गया और ना ही मुझे पनिशमेंट के तौर पर कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया गया. इसका मतलब मिस्टर कीजिंग अब पूरी तरह कन्विंस हो चुके थे कि बीइंग टॉकेटिव इज़ नॉट रियली अ बैड हैबिट. ओके. Now see this line, children. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Now Anne ने तो convince कर लिया कि being talkative is not really a bad habit, लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर कीजिंग के अंदर उनके बिहेवियर में एक चेंज आया. और वो चेंज क्या था? वो मिस्टर कीजिंग जो हमेशा मे बी क्लास में स्ट्रिक्ट रहते थे, नाउ ही यूज्ड टू मेक जोक्स इन द क्लास. मीन्स अब उनका जो बिहेवियर था वो फ्रेंडली हो गया था, काफ़ी लाइट माइंडेड हो गया था. तो एन ने ना सिर्फ मिस्टर कीजिंग को कन्विंस किया बल्कि उनके बिहेवियर को, उनकी थिंकिंग को भी चेंज किया. सो इट वॉज़ बिकॉज ऑफ द एसेज जो एन ने लिखे थे, मिस्टर कीजिंग को सबमिट किए थे, और उन एसेज को पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग के बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में चेंज आया. ऑलराइट, योर्स एन. इसका मतलब यहाँ पर एन की जो डायरी एंट्री है वो कंप्लीट होती है. ओके स्टूडेंट्स, so with this we come to the end of this chapter. I hope you people have understood